हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? ठीक होंगे? अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीने स्टडी विद रोजगार में। और मैं रोहित सिंह, जो कि पिछली वीडियो में आपको एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत के बारे में आपको पढ़ाया था, उसकी एक क्लास हो चुकी है। और जो ये है आपकी सेकंड क्लास है। तो ठीक है, तो इस स्टार्ट करते हैं अपनी, और बने रहिए हमारे चैनल पर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। और ऑथेंटिक कंटेंट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो कल हमने जो है पढ़ा था कि जो हमारे जो प्राचीन भारत है उसके बारे में जो जानकारी मिलती है, उनमें जो स्रोत चार बताए थे मैंने आपको: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व स्रोत, ठीक है ना। तो हम उसमें पढ़ चुके थे, ठीक है, वेदों के बारे में। तो चलते हैं नेक्स्ट, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है बेटा। ब्राह्मण ग्रंथ का अर्थ होता है शिक्षा का ग्रंथ। क्या होता है? शिक्षा ग्रंथ, ठीक है। इसका जो अर्थ से होता है, शिक्षा से होता है ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? शिक्षा ग्रंथ। क्या होता है बेटा? शिक्षा ग्रंथ, ठीक है। और ये ब्राह्मण जो ग्रंथ होते हैं ये गद 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 में रचित होते हैं। कौन सी में? गद में रचित, ठीक है। गद में रचित होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक संहिता संहिता बताई थी मैंने आपको, ठीक है। संहिता बताई थी, जो चार वेद होते हैं उनको उनको ही हम क्या होते हैं? संहिता बोलते हैं। और प्रत्येक संहिता के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ दिए जाते हैं, यानी प्रत्येक संहिता के लिए, ठीक है, अलग 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 ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, ठीक है बेटे। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, ठीक है। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद जो संहिता है, ऋग्वेद, उसके जो ब्राह्मण है उसको क्या कहते हैं? ऐत्रेय कौशिकी। ऐत्रेय, इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ है, एक तो ऐत्रेय है, एक दूसरा है कौशिकी। क्या है? कौशिकी, कौशिकी, ठीक है, कौशिकी है, ठीक है। और आपका यजुर्वेद है, यजुर यजुर्वेद, ठीक है। इसका जो ब्राह्मण है ग्रंथ, उसका तैतरीय शतपथ है। क्या है? तैतरीय, तैतरीय शतपथ, तैतरीय शतपथ, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद है आपका सामवेद। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ का जो नाम है, यानी ब्राह्मण ग्रंथ यानी शिक्षा जहाँ से मिलती है, ठीक है, तो इसका नाम है पंचविश। क्या है? पंचविश। क्या है बेटा? पंचविश। फिर अगला जो आपका है वो है अर्थवेद। क्या है बेटा? अर्थवेद। तो अर्थवेद की जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपद। क्या है? गोपद, ठीक है, गोपद, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ तो कौन से ग्रंथ होते हैं? जैसे हमें शिक्षा मिलती है, यानी शिक्षा ग्रंथों को ही हम क्या बोलते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं। यहाँ पे धार्मिक धर्म के से संबंधित जो है शिक्षा मिलती है। अलग अलग धर्मों के अलग अलग ग्रंथ होते हैं, इसी तरह ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। को जो ब्राह्मण ग्रंथ एक गद गद में रचित होते हैं। और प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। ऋग्वेद के लिए ऐत्रेय और कौशिकीय ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद के लिए तैतरीय और शतपथ। और सामवेद के लिए जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो 25 है। और अर्थवेद के लिए जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है बेटा? आपको गोपद, ठीक है। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं स्मृति, ठीक है। स्मृति का मतलब जान लो, मेमोरी, ठीक है, ठीक है। स्मृति को इंग्लिश में जो है मेमोरी कहते हैं, यानी सोच या समझ। इसका अर्थ क्या होता है? सोच या समझ,
सोच या समझ। ठीक है, तो स्मृति का मतलब क्या आता है? सोच या समझ। और मनोवैज्ञानिक रूप से ये कितने प्रकार की होती है? मनोवैज्ञानिक रूप से यह दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। नंबर एक आपकी काल्पनिक काल्पनिक स्मृति। नंबर दो काल्पनिक और वास्तविक स्मृति। वास्तविक स्मृति। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, हम पढ़ रहे थे बेटा इसमें स्मृति। स्मृति जो है भारतीय ग्रंथों के आधार पर, भारतीय ग्रंथों के आधार पर 18 प्रकार की बताई गई है। 18 प्रकार की बताई गई है। ठीक है, और मनुस्मृति ठीक है, विष्णुस्मृति आदि। ठीक है, और मनुस्मृति को सबसे प्राचीन एवं सर्वश्रेष्ठ स्मृति बताया गया है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पुराण। पुराण क्या होते हैं? ब्रह्मा जी, यानी जो ब्रह्मा जी है हमारे, उनके द्वारा सर्वप्रथम लिखित धर्म ग्रंथ को ही हम पुराण कहते हैं। ठीक है, यानी ब्रह्मा जी के द्वारा जो लिखी गई थी धर्म ग्रंथ, उसको क्या कहा जाता है? पुराण कहा जाता है। यानी ऐसा माना गया है कि ब्रह्मा जी द्वारा रचित प्रथम ग्रंथों को पुराण कहा जाता है। पुराण कहा जाता है, और इनकी संख्या 18 है। इनकी संख्या कितनी है? 18। और इनकी रचिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्र सर्वा माने जाते हैं। उग्र सर्वा माने जाते हैं। और इन पुराणों का संकलन करता यानी जिन्होंने इनको इकट्ठा करा, एक जगह लाए, मर्ज करा। ठीक है, तो वे है महाभारत के ऋषि वेदव्यास। ठीक है, ये क्या है? महर्षि वेदव्यास। ठीक है बेटा। ठीक है, और केवल 5 पुराणों में ही राजाओं की वंशावली मानी जाती है। ठीक है, ये कितने हैं? 18 में से 5 पुराण ऐसे हैं, 18 में से केवल 5 पुराण ऐसे हैं जिनमें राजाओं की, जो राजा हुए थे, उनकी वंशावली के विवरण देखने को मिलता है। ठीक है,
ठीक है, वंशावली 5 पुराण हैं, उनमें ही राजाओं की वंशावली देखने को मिलती है। ठीक है बेटा। और मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन व प्रमाणिक पुराण है। और विष्णु पुराण सबसे छोटा पुराण है। कृपया करके इतना आ गया है समझ में आपको बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में जो है इससे आगे का हम पढ़ाते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट, पुराणों से संबंधित वंशावली। पुराणों से संबंधित वंशावली, ठीक है बेटा, पुराणों से संबंधित वंशावली। तो मत्स्य पुराण, इस पुराण में जो है आपके आंध्र सातवाहन के जो राजा थे उनके बारे में आपको जानकारी मिलती है। यानी मत्स्य पुराण में क्या होता है, आपके आंध्र सातवाहन वंश के जो राजा थे, ठीक है ना, उनकी जो है उनके विषय में आपको जानकारी यहाँ से मिलती है। ठीक है। दूसरा लिखिए विष्णु पुराण। विष्णु पुराण से जो है आपके मौर्य वंश के जो राजा थे, शासक थे, उनके विषय में जानकारी मिलती है। मौर्य वंश के राजाओं के विषय में जो है, राजाओं के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है बेटा। और आपका है एक वायु पुराण, और इसमें आपको जो गुप्त वंश के शासक थे, गुप्त वंश के जो शासक यानी राजा, शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। विषय में जानकारी मिलती है। बच्चों इतना समझ में आ चुका होगा। ठीक है। तो चैनल पर बने रहे और अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहे। ठीक है। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है। और आपने एक बहुत बड़ी खुशी की बात सुनी होगी कि हमारे चैनल पर अभी आज सर ने एक क्विज डाली है। ठीक है। कमाई भी और पढ़ाई भी। ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा जुड़े, और वे जो है क्विज डालते हैं और 1% का जो है उसका उचित इनाम देते हैं। तो जाके जो है जो आपकी वीडियो है सर अजय सर की मैथ की, उसको पूरा देखें और पढ़े भी और कमाई भी करे। ठीक है। और जो शुरू में जो फर्स्ट आंसर देगा पहले, तो उसको जो है उचित इनाम दिया जाएगा, चाहे वो फोन पे के माध्यम से दिया जाए या गूगल पे के या कैश ऑन, जैसे भी आप उचित समझे ऐसे दिया जाएगा। ठीक है। आपके लिए बेहतरीन ऑफर दिया गया है ये जीने स्टडी विद रोजगार की तरफ से, पढ़ाई भी और कमाई भी। ठीक है ना। तो आइए चलते हुए अपने टॉपिक पर। ठीक है। ये हमने पढ़ लिया पुराणों से संबंधित। ठीक है। तो इसमें नोट्स करके लिखिए अगला, वेदांग व सूत्र। वेदांग व सूत्र, वेदांग और सूत्र। ठीक है। जैसे वेदों को भलीभांति समझने के लिए हमें क्या है, 6
वेदांगों की रचना करनी पड़ी। ठीक है, तो वेदों को भली भांति समझने के लिए, वेदांग क्या है? वेदों को भली भांति समझने के लिए, समझने के लिए, आइए, वेदांग व सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। 6 वेदांगों की, चलो चलते हैं अपना वेदांग सूत्र पढ़ लेते हैं। तो वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। कितने वेदांगों की रचना हुई? 6 वेदांगों की रचना। 6 वेदांगों की रचना हुई। क्या हुई? 6 वेदांगों की रचना। तो पहला वेदांग क्या है आपका? शिक्षा, यानी शिक्षा को समझने के लिए। ठीक है, दूसरा कल्प, ठीक है, और तीसरा आपका निरुक्त। क्या है? निरुक्त। चौथा आपका व्याकरण, और पांचवा है आपका छंद, और छठा आपका ज्योतिष, यानी ज्योतिष विद्या। ठीक है बेटा, यानी ये वेदांगों के 6 अंग थे। देखो, वेदांगों का यदि आप संधि करोगे, वेद प्लस अंग, यानी वेदों के 6 अंग थे, जिसको जो है इन्हें समझने के लिए वेदों को अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया। यानी पहला शिक्षा में, फिर कल्प में, फिर निरुक्त में, फिर व्याकरण में, फिर छंद में। ठीक है बेटा, और फिर ज्योतिष में। तो इसमें जो है इंपॉर्टेंट पर्सन है वो नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, वो लिख ले। गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। जो गौतम धर्म सूत्र है, ठीक है, गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। ठीक है बेटा, गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ाया जाएगा जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। कोई भी आउट ऑफ सिलेबस जो है यहाँ पे सिलेबस नहीं पढ़ाया जाएगा। जो सिलेबस आपके एग्जाम की दृष्टि है, एग्जाम ऑफ व्यू है, वही आपको जो है यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। और इसको जो मैं लिखता जा रहा हूँ, आप साथ साथ लिखते चलिए। रिटर्न नोट्स, आप हैंड रिटर्न नोट्स बनाते चलिए यदि आपको कामयाबी लेनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है यहाँ से जो है लिखते चलिए, जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, वो आप लिखते चलिए। ठीक है, तो लिखना, पहला, उपनिषदों। उपनिषदों की संख्या कितनी होती है टोटल? 108। कितनी होती है बेटा? 108। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, जो यहाँ से प्रश्न उठ के आते हैं वो लिखिए। स्त्री की सबसे गिरी स्थिति, स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति, गिरी हुई स्थिति आपको मित्र यानी स्मृति में देखने को मिलेगी। मित्र यानी स्मृति में देखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें मित्र यानी स्मृति में क्या है? स्त्री को एक जुए और शराब की बाती, ठीक है, पुरुष का तीसरा दोष माना गया है। ठीक है, तो यानी मित्र यानी स्मृति में क्या बताया गया है? स्त्री को क्या बताया गया है? मित्र यानी स्मृति को शराब एवं जुआ, जुआ के भांति तीसरा दोष मनुष्य का बताया गया है, पुरुष का दोष, पुरुष का बताया गया है। ठीक है, वैदिक, अगले लिखो, वैदिक साहित्य में, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद, ठीक है, ऋग्वेद के बाद
शतपथ ब्राह्मण का स्थान बताया गया है, स्थान बताया है। अगला पॉइंट लिखिए इसके अंदर, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। तो बच्चों यहाँ से कोई भी प्रश्न आ जाए कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है, तो आपको आंसर बताना है शतपथ ब्राह्मण में। और किस स्मृति में, ठीक है, स्त्री को श्राप और जुए के भांति पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है, तो आपको याद रखना मैत्रेयनी स्मृति में। ठीक है बेटा, आपको इतना क्लियर हो गया? तो चलो चलते आगे। जबालो उपनिषद, ठीक है, इसमें जो है ये ग्रंथ है, इसमें जो है आपके 4 आश्रम है, उनका चारों का उल्लेख किया गया है, यानी चारों आश्रमों का उल्लेख, चारों आश्रमों का उल्लेख बताया गया है। ठीक है बेटा, और वे आश्रम कौन कौन से हैं आपको पता है उनका? एक तो ब्रह्मचार्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वनाश्रम, ठीक है बेटा, ठीक है, और चौथा आपका संन्यास आश्रम। यह आपको जो है सबसे आश्रम बताया गया। और सबसे श्रेष्ठ और सबसे कठिन आश्रम जो है आपका गृहस्थ आश्रम है, जो सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, तो सबसे श्रेष्ठ जो माना गया है वो माना गया है आपको गृहस्थ आश्रम। ठीक है, आशा आपको आज तक का पढ़ाया जो है अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इसको जो है साथ साथ लिखते चलिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो आज तक यहीं तक रह देते हैं आज तक की वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका जो हम प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं इसका पार्ट 3 लेके आएंगे। तो बने रहे क्लास में। ठीक है, ऑथेंटिक कॉन्टेक्ट पढ़ने के लिए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।